नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज के मनी गुरु के इस खास शो में हम आपकी टैक्स की कई उलझनों को दूर करने की कोशिश करेंगे और खास तौर पर टैक्स की नई रेजोल्यूशन स्कीम पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये रेजोल्यूशन स्कीम किन के लिए है, विवाद से विश्वास स्कीम से कितनी अलग है और साथ ही दर्शकों के टैक्स से जुड़े सवाल भी हम शो में शामिल करेंगे। सबसे पहले गेस्ट का परिचय करा दें। टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग हमारे साथ है। सुनील जी, बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के शो में आपका। और जिससे पहले हम आपसे चर्चा करें शो में, दर्शकों से बता दें कि आप भी अपने टैक्स से जुड़े हुए सवाल, अपने पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हमसे शो में पूछ सकते हैं और तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल जरूर भेजिए। उसके अलावा जी बिजनेस के ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल पर आप अपना कोई भी जो सवाल है भेज सकते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ। और ईमेल आईडी हमारा है moneyguru@zmedia.slgroup.com। यहां पर आप अपना सवाल, अपना पूरा नाम, अपनी उम्र और साथ ही अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो सबसे पहले सुनील जी, आपसे जानना चाहते हैं कि टैक्स के पचड़े में कोई फंसना नहीं चाहता, ऊपर से पेनल्टी और मुकदमेबाजी अगर शुरू हो जाए तो इसमें कौन ही फंसना चाहेगा। इसलिए इसी को लेकर ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम को नोटिफाई किया गया है। सबसे पहले मैं आपसे स्कीम के बारे में समझना चाहती हूँ। देखिए स्वाति, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारे देश में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आयकर विभाग, वो सबसे बड़ा लिटिगेंट है। सबसे ज्यादा मुकदमे आयकर विभाग में ही होते हैं और एक जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 4,83,000 मुकदमे पेंडिंग थे। ये मैं डाटा दे रहा हूँ 2019 का, और लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का टैक्स उसमें पचड़े में फंसा हुआ था। और आपको ये बात पता होगा कि जब भी कोई टैक्स की असेसमेंट होती है, आपने रिटर्न फाइल की, उसके बाद मान लीजिए आयकर अधिकारी को लगता है कि आपने गलत रिटर्न फाइल की है या आपने किसी इनकम पर टैक्स नहीं दिया है या आपने कोई गलत पर्टिकुलर दे दिया, कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी है, तो उसके लिए आपको नोटिस दिया जाता है। और असेसमेंट के टाइम अगर आयकर अधिकारी को लगता है कि आपने अपनी इनकम को कम बताया, छुपाया, बचा लिया टैक्स को, तो वो आपको टैक्स लगा देते हैं, आपकी वेरिएशन कर देते हैं, इनकम को ऐड कर देते हैं। लेकिन जब आयकर अधिकारी आपको इनकम पे ऐड करेगा तो स्वाति केवल आपको इनकम टैक्स नहीं देना होता उसके ऊपर, आपको उस पर इनकम टैक्स जो बना वो देना है, 30% या जो भी दर है। उसके अलावा उसका ब्याज देना होता है। और ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, उस पर पेनल्टी भी लगाती है सरकार और प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च करती है। अब क्योंकि आपको अगर ये सब लगना है तो आप असेसी जो आयकर दाता है वो अपील में जाता है, मुकदमेबाजी करता है। तो सरकार ने इन सब पचड़ों से बचने के लिए एक स्कीम लेकर आए हैं और जिसकी घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने फाइनेंस एक्ट 21 बजट 21 को पेश करते वक्त की थी। और उसी स्कीम को अभी पिछले दिनों 5 अप्रैल 2022 को नोटिफाई किया है और इसका नाम रखा है ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम। अब इसका नाम ई रखा, इसका मतलब है कि ये ऑनलाइन होगा, सारा कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम होगा और आप मुकदमों से और पेनल्टी से दो बातों की छूट दी है। आप पर प्रोसिक्यूशन नहीं होगा और आपको पेनल्टी लेवी नहीं होगी अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। तो ये स्कीम है, ये नया एक सरकार ने आपको मौका दिया है अपनी मुकदमेबाजी बचने के लिए और ये स्कीम अब नोटिफाई हो गई है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ठीक है, आपने कहा कि इस रेजोल्यूशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं टैक्स के पचड़ों से बचने के लिए और इसको नोटिफाई भी कर दिया गया है। लेकिन ये जानना जरूरी है, क्या ये हर करदाता के लिए है या फिर कुछ ही टैक्स पेयर्स के लिए इस ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम को रखा गया है? इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दीजिए सुनील जी। देखिए स्वाति, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो ये टैक्स रेजोल्यूशन स्कीम लाए हैं, इसमें बहुत सारे राइडर लगा के लाए हैं। पहली बार हमने बड़ा अच्छा और बड़ा रेलिवेंट सवाल पूछा कि ये विवाद से विश्वास स्कीम की तरह नहीं है जो कि 2020 में आई थी। ये स्कीम बहुत छोटे दायरे में है, ये छोटे करदाता के लिए है, जो स्मॉल टैक्स पेयर उनके लिए है। और इसमें 2 कंडीशन लगाई है सरकार ने।
कंडीशन नंबर 1 कि आपकी जो रिटर्न इनकम है, जो आपकी टैक्सेबल इनकम थी, टोटल इनकम थी, वो 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 50 लाख रुपए तक होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो मुझे समझ में नहीं आई है कि इतना दायरे को छोटा इतना क्यों कर दिया, इतनी स्कीम को इतना छोटा क्यों बनाया। केवल वेरिएशन ऑफ इनकम 10 लाख रुपए तक होनी चाहिए, यानी जो असेसमेंट आपकी हुई वो अगर 10 लाख तक वेरिएशन है, मान लीजिए आपने 35 लाख रुपए की रिटर्न फाइल की थी और इनकम टैक्स आयकर अधिकारी ने उसमें 10 लाख रुपए की एडिशन की है, 45 लाख रुपए की असेसमेंट कर दी है, तब आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज इस स्कीम का फायदा आप नहीं उठा सकते हैं। बड़े समझने वाली बात है, दायरा बहुत छोटा है, केवल उन्हीं टैक्स पेयर्स के लिए है जो ये दोनों कंडीशन पूरी करेंगे। और एक और कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण, इसमें कुछ लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा अगर आप ये दोनों कंडीशन भी पूरी करते हैं। लेकिन जो एक्सेप्शन दे रखे हैं, यानी अगर मान लीजिए आपके यहाँ सर्च हुई है, रेड हुई है, उसमें आपकी एडिशन हुई है, आपको मौका नहीं है, या आपने कोई फाइनेंशियल क्राइम ऐसा किया हुआ है, कोपेफोसा वाला है, या बेनामी प्रोहिबिशन बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में आप फंस गए हैं, तब भी आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए स्कीम में जाने से पहले आपको बहुत ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको समझना जरूरी है। जैसे जैसे हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं सुनील जी, कई सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं सबके सवालों के जवाब भी शो में शामिल करने की। लुधियाना से रघुबीर सिंह हमें सवाल पूछ रहे हैं, सबसे पहले उनका सवाल लेते हैं सुनील जी। और इनका इनफैक्ट आयकर विभाग से नोटिस से जुड़ा हुआ ही सवाल है। ये कह रहे हैं कि 2016-17 में इन्होंने इनके बैंक खाते में 1 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। अब जब लेन देन हुआ तो फिर टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको भेज दिया नोटिस। अब नोटिस तो भेज दिया, लेकिन इन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। अब हुआ यह है कि इतने सालों के बाद आयकर विभाग ने इन पर 70 लाख रुपए की टैक्स और पेनल्टी लगा दी है। अब ये हैरान है कि इतने पुराने मामले में भी जो टैक्स विभाग है, आयकर विभाग है, इन्हें नोटिस भेज सकता है। देखिए स्वाति, जो रघुवीर जी की परेशानी है वो बहुत सारे लोगों की परेशानी है। एक धारा है 148 140 है, और उसमें पहले 7 साल का टाइम हुआ करता था कि आप 6+1 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता था। लेकिन जब बजट 2020 आया तो उसमें क्या किया कि उसको घटाकर 3 साल कर दिया था कि आप 3 साल तक हम आपको नोटिस देंगे। लेकिन उसमें फिर एक राइडर था, राइडर ये था कि अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा आपकी एसेट है या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के थ्रू आप आ रहे हैं तो फिर हम आपको नोटिस दे सकते हैं 7 साल तक। तो पहली बात तो ये कि ये 7 साल वाले पोर्टफोलियो में आ गए और इसलिए उनको वित्त वर्ष 16-15-16 या 16-17 जो वित्त वर्ष है उसका नोटिस इनको आ गया। अब इनके साथ क्या हुआ है कि उस साल में डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को। आपको पता होगा जब पुरानी करेंसी को हमने डीमोनेटाइज कर दिया था, तो हो सकता है इनके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई हो और इनको एक नोटिस आया होगा। लेकिन उन्होंने गलती ये की है, 148 का जो नोटिस आया उस नोटिस का इन्होंने जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो सरकार ने, आयकर अधिकारी ने क्या किया कि इनकी उस पूरी इनकम को, उस पूरे जो डिपॉजिट्स थे, जो बैंक से इंफॉर्मेशन आई थी। और स्वाति एक बात ध्यान रखना, जैसे हम हर शो में डिस्कस करते हैं कि सरकार के पास इंफॉर्मेशन हर तरफ से आ रही है, बैंक से आ रही है, म्यूचुअल फंड से आ रही है, डीमेट अकाउंट से आ रही है, और बहुत सारे सोर्सेज से सरकार के पास इंफॉर्मेशन आ रही है। अब चूंकि उन्होंने जवाब नहीं दिया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के केस में कर दी और इनको टैक्स और पेनल्टी और इंटरेस्ट, पेनल्टी नहीं लगाई होगी पर टैक्स और इंटरेस्ट लगाकर भी 70 लाख रुपए का डिमांड निकाल दिया। इनको करना यह चाहिए कि आपके पास एक मौका है, आप अपील में चले जाइए, क्योंकि आप इस स्कीम में तो आ नहीं सकते। जो हमने आपको बताया था कि आपकी जो स्कीम है उसमें तो छोटा टैक्स पेयर है, क्योंकि आपकी वेरिएशन 10 लाख से ज्यादा हो गई, तो आप इस स्कीम में नहीं आ सकते। आपको CIT अपील के पास अपनी अपील फाइल करनी होगी और आपको उस बैंक अकाउंट में जो खाते में आपका लेन देन हुआ है उसको आपको पूरा रूप से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये मेरे पास पैसा कहाँ से आया, मेरे पास कहाँ गया, तभी आप बच सकते हैं। अदरवाइज आपको टैक्स और इंटरेस्ट के अलावा पेनल्टी भी लगेगी। ओके, तो रघुबीर जी को जो पुराना नोटिस है उसका जवाब देना पड़ेगा और 30 दिन के अंदर अंदर रघुबीर जी आपको कमिश्नर को अपील करनी है इसकी। लेकिन फिर भी कुछ लोग पूछ रहे हैं सवाल कि कितने पुराने तक नोटिस, इनका तो मामला 2016-17 का है, लगभग कितना पुराना नोटिस आयकर विभाग आपको भेज सकता है?
देखिए, ये बहुत ही टिपिकल सवाल है। अगर मैं कहूँ 3 साल, वो भी सही नहीं है। अगर मैं कहूँ 10 साल, वो भी सही नहीं है। देखिए, आयकर विभाग ने क्या कहा जब अमेंडमेंट की फाइनेंस एक्ट 21 में कि हम 3 साल तक के आपके नोटिसेस 3 साल पुराने केस हम खोलेंगे और उससे पहले जो टाइम लिमिट थी वो 7 साल की थी, 6+1। लेकिन जब ये अमेंडमेंट आई, तो उन्होंने 6+1 को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा 3+1 और 10 साल तक, यानी 10 साल पुराने मामले भी आपके खोले जा सकते हैं। और साथ ही आपको ध्यान होगा, पहले अगर आपके फॉरेन एसेट हुआ करती थी, यानी जो विदेश में आपकी कोई धन संपत्ति है, उसके मामले 16 साल तक भी सरकार खोल सकती थी। लेकिन जब 2015 में ब्लैक मनी एक्ट आ गया, ब्लैक मनी एक्ट आने के बाद में उस प्रोविजन को खत्म कर दिया, क्योंकि ब्लैक मनी एक्ट अपने आप में बहुत पावरफुल एक्ट है। अगर आपका विदेश में कोई खाता है, विदेश में कोई संपत्ति है, या आपने विदेश में कोई लेन-देन किया है और आप इंडियन हैं, रेजिडेंट इंडियन हैं, तो सरकार के पास पूरा अधिकार है कि जब सरकार को उस प्रॉपर्टी के बारे में, उस एसेट के बारे में पता चलेगा, तो सरकार अब ब्लैक मनी एक्ट में उसकी कार्रवाई करती है। तो 16 साल वाला प्रोविजन तो खत्म हो गया। अब 2 प्रोविजन है, 3 साल और 10 साल। 10 साल किस केस में खुलेंगे? 10 साल के लिए कहा सरकार ने कि अगर आपकी जो इनकम एस्केप हुई है या जो आपने डिक्लेयर नहीं की है, अगर कोई असेट है या कोई एक्सपेंडिचर आपने कर दिया पहले 50, या कोई आपकी बुक्स में एंट्री आई हुई है 50 लाख रुपए से ज्यादा, 50 लाख रुपए ज्यादा कोई असेट आपकी नहीं है, आपने डिक्लेयर की, आपने कोई इनकम डिक्लेयर नहीं की, आपने कोई खर्चा किया जो डिक्लेयर नहीं किया, या आपने कोई लोन की एंट्री कर रखी है जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किया या जिसको एक्सपेंड नहीं किया, तो सारे के सारे मामले धारा 148 में सरकार को 10 साल का मैंडेट मिल चुका है। यानी 10 साल पुराने रिकॉर्ड भी आपके मंगवा सकती है, असेसमेंट कर सकती है उसका। हम्म। तो 10 साल पुराने मामले भी खोलकर टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजा जा सकता है। ये एक जिस्ट में सुनील जी की बात का हम जवाब समझ लेते हैं। मैं टैक्स जो ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उस पर आपसे एक बात समझना चाहती हूँ सुनील जी कि अगर कोई आयकर दाता इस स्कीम का फायदा उठाना चाहता है तो ऐसा तो नहीं उसे फिर आयकर विभाग के चक्कर काटने पड़ जाएंगे? नहीं स्वाति, इस स्कीम में सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आपकी कोई भी हियरिंग जाकर फिजिकल अपीयरेंस नहीं होनी है, और इसका नाम सरकार ने इसलिए ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम रखा है। और पहली बात, एक बात और बताता हूं मैं आपको, ये स्कीम ना होकर ये एक्ट का ही पार्ट बना दिया है सरकार ने। आपको एक फॉर्म दिया है 34BC, और 1,000 रुपए की फीस के साथ आप उसको अप्लाई कर दीजिए उस कमेटी के सामने। जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी सीबीडी ने बनाई है, वो आपके मामले को देखेगी, और मामले को देखने के पश्चात में अगर उनको लगता है कि कोई और इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगी, जो रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल है वो रिकॉर्ड अपने आप डिपार्टमेंट से मंगवा लेंगे। और उनको लगता है कि आपका मामला विद इन द पैरामीटर है, सब कुछ ठीक है, तो आपकी पेनल्टी वेव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है, जरूरी नहीं है कि आपकी पूरी पेनल्टी वेव की जाए, ऐसा कहीं मैंडेट में नहीं लिखा हुआ है। पेनल्टी वेव भी हो सकती है, पेनल्टी कम भी हो सकती है, और बड़े मजे की बात है, वो आपकी अपील को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने स्कीम में अप्लाई किया, हो सकता है उनको ना समझ में आए, उनको लगता है कि नहीं आप इसमें फॉलो नहीं करते हैं, या आपके ऊपर कोई और धारा लगती है, तो वो आपकी इस अपील को, आपकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। और एक इसमें जो खतरनाक प्रोविजन है वो ये है कि अगर आपका रिजेक्शन हो गया, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते हैं। फिर आपको नॉर्मल वे में जो आपकी अपीलेट अथॉरिटी है, जो आपके बाकी प्रोविजंस हैं, आपको वहीं जाना पड़ेगा। एक और दर्शक का सवाल हमारे पास आ रहा है और यह है चंडीगढ़ से सुधीर गुप्ता जी। इनका सवाल डबल टीडीएस कटौती को लेकर है, और मतलब कई लोग हैं जो इसको लेकर परेशान भी और जानकारी भी लेना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि जिस बैंक में सुधीर जी का अकाउंट है, इस बैंक ने सुधीर जी को चिट्ठी लिखी एक, और कहा क्योंकि आपका जो टीडीएस है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है, इसलिए हम आपका डबल टीडीएस काटेंगे। अब ये हैरान है कि क्या बैंक दोगुना टीडीएस काट सकता है और किन केसेस में ऐसा होता है? देखिए स्वाति, ये धारा है 206 ये धारा सबसे पहले आई थी फाइनेंस एक्ट 21 में, और माननीय वित्त मंत्री जब ये धारा लेकर आई थी तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था, मेमोरेंडम में कहा था, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना टीडीएस तो कटवा लेते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, वो रिटर्न फाइल ही नहीं करते। अब मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने 1% टीडीएस कटवा लिया,
आपने 5 करोड़ की बिलिंग की, 1% का टीडीएस आपका कट गया, उसके बाद गायब हो गए। तो सरकार को उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल था। वो बेसिकली नॉन फाइलर थे, जो रिटर्न फाइल ही नहीं करते थे। तो उसको रोकने के लिए सरकार एक प्रोविजन लेके आई, और उस प्रोविजन में क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, और ये जो बैंक से चिट्ठियां आजकल आ रही हैं, इनको भी मैं जवाब देता हूं कि अगर आप 2 साल तक रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं और आपका टीडीएस 50,000 रुपए ज्यादा कटता है, तो सरकार ने कह दिया कि हम इस पे टीडीएस डबल काटेंगे या 5% विच एवरेज हायर। यानी अगर आपका 1% टीडीएस कटना है तो सीधा 5% हो जाएगा, 10% है तो 20% हो जाएगा। और उसका जो पर्पस था वो ये था कि जो नॉन फाइलर हैं उनको एक पेनलाइज करना। पहले 2 साल की लिमिट दी थी कि 2 साल रिटर्न फाइल ना की हो किसी ने, और एक सॉफ्टवेयर दिया था जिसमें डिटेक्टर, यानी बैंक है या कोई व्यापारी है, अगर वो टीडीएस काटता है तो वो जाके पैन नंबर डालेगा, वो चेक कर लेगा कि इसकी रिटर्न फाइल है कि नहीं है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 22 में एक काम और कर दिया सरकार ने, वो कर दिया, उस 2 साल को घटाकर 1 साल कर दिया। यानी अगर आपने 1 साल भी रिटर्न फाइल नहीं की और 50,000 रुपए से ज्यादा आपका टीडीएस कटता है, तो अब टीडीएस डबल काट सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बैंक चिट्ठियां डाल रहे हैं अपने, जिनका उनको टीडीएस काटना है, जिनके डिपॉजिट्स उनके पास में है, लेकिन वो चेक नहीं कर रहे हैं कि वो नॉन फाइलर है या फाइलर है। तो बैंक को भी वो चेक करने की जिम्मेवारी है। और अगर आपको सुदीप जी चिट्ठी आई है और आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो तुरंत अपने बैंक को संपर्क कीजिए, अपनी आयकर विवरणी, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी को जमा करवा दीजिए और एक मेल डाल दीजिए कि देखिए मैं रिटर्न फाइल करता हूं और मेरा टीडीएस आप नॉर्मल रेट पर काटे, डबल ना काटे, वरना आपको टीडीएस डबल काट लेंगे और आपको फिर उसका रिफंड लेना होगा या टैक्स एडजस्ट करवाना पड़ेगा। तो आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। रिफंड की क्योंकि आपने चर्चा की सुनील जी, एक छोटा सा सवाल फेसबुक पर हमारे पास आ रहा है, चाहती हूं कि बहुत संक्षिप्त में इसकी जानकारी दे। संजीव दाना जी कह रहे हैं हमें फेसबुक पर कि इनके अकाउंट नेम में कुछ गड़बड़ी होगी जिसके चलते इनका रिफंड अब तक प्रोसेस या मतलब क्रेडिट हो नहीं पाया इनके अकाउंट में। अब ये रिफंड री इशू रिक्वेस्ट भी नहीं डाल पा रहे हैं, अभी रिटर्न रिवाइज कैसे कर सकते हैं? नहीं, इसमें रिटर्न रिवाइज करने की जरूरत नहीं है दाना साहब आपको। अगर आपका कोई मिसमैच है, मान लीजिए आपका अकाउंट में या पैन नंबर में वो मिसमैच है, तो आप पोर्टल पर जाइए, लॉगिन कीजिए, उसको ठीक कर लीजिए। अगर वहां भी ठीक नहीं होता है तो आप ई ग्रीवियंस में चले जाइए, अपनी ग्रीवियंस डाल दीजिए। बहुत जगह क्या है स्वाति कि जहां पैन कार्ड में, आधार कार्ड में नाम आपके अलग अलग है, तो आपको पहले उस मिसमैच को भी दूर करना होगा, या आपका बैंक अकाउंट डिटेल अगर सही नहीं है तो आपको उसको ठीक करना होगा। फिर भी आप ठीक नहीं कर पाते हैं पोर्टल पर जाकर, तो आप सीधा जाइए और ई ग्रीवियंस डाल दीजिए, या आपने जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर के पास एक मेल डाल दीजिए या उससे मिल लीजिए, वो आपकी परेशानी को दूर कर देगा। ओके, चलिए अब एक बात बताइए, ये ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम तो नोटिफाई कर दी गई है सीबीडीटी की तरफ से। एक स्कीम विवाद से विश्वास भी आई थी, आपने इसका जिक्र जरूर किया। उस स्कीम का रिस्पांस कैसा रहा था? हालांकि उसकी मियाद तो खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या फायदा हुआ था उस स्कीम का? और क्या हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम का उसका एक एक्सटेंशन समझें? देखिए स्वाति, जैसे मैंने बताया कि सरकार ने खुद माना था लोकसभा में कि हमारे 5 लाख के करीब मुकदमे पेंडिंग हैं, और जिसमें 8,83,000 करोड़ का टैक्स पेंडिंग है, डिस्प्यूट में पड़ा हुआ है। तो सरकार ने कहा कि हम मुकदमों को कम करने के लिए एक बहुत स्कीम लाए थे, विवाद से विश्वास तक। उसका बहुत बड़ा पैमाना था, बड़ी वाइडर स्कीम थी। उसमें कहा था कि अगर 31 जनवरी 2020 में आपका कोई भी मुकदमा, कोई भी अपील पेंडिंग है, चाहे वो सीआईटी अपील के पास है, चाहे आईटीएटी के पास है, चाहे हाई कोर्ट में है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में है, चाहे असेसी ने कर रखी है, चाहे डिपार्टमेंट ने कर रखी है, आप उस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था स्वाति, कि आपको ब्याज भी सरकार ने माफ कर दिया था, पेनल्टी भी माफ, प्रोसिक्यूशन माफ, और ब्याज भी आपको नहीं लगाना था। केवल आप टैक्स का अमाउंट दीजिए, और अगर आपकी खाली पेनल्टी की अपील है तो केवल 25% जमा करवा दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और वो स्कीम सबके लिए थी, बहुत बड़ा दायरा था। सरकार बहुत जोर शोर से स्कीम लेके आई थी, और सरकार को उम्मीद थी कि हमें कम से कम 1 से 1 लाख करोड़ का टैक्स उसमें हम वसूल लेंगे। कोरोना आ गया, सरकार ने उसकी डेट भी बढ़ाई,
उसको बढ़ाते बढ़ाते 31 मार्च 2021 तक लेकर आए और सरकार को अल्टीमेटली 53,000 करोड़ उस विवाद से विश्वास स्कीम में आए। और जो आपने सवाल पूछा कि क्या विवाद से विश्वास और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, मुझे लगता है उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उसका बहुत वाइडर था। ये सरकार ने एक प्रयास किया है ई डिस्प्यूट से कि छोटे टैक्स पेयर के साथ हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और अगर ठीक हो गया तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं स्वाति, तो एक सेटलमेंट कमीशन हुआ करता था हमारा। इस सेटलमेंट कमीशन को सरकार ने बंद कर दिया। ये सेटलमेंट कमीशन को बंद करके सरकार एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम लेके आई है और ये स्कीम का कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे विवाद से विश्वास की स्कीम थी या उससे पहले वॉलंटरी डिस्क्लोजर आया था, उसकी स्कीम, उसके एक टाइम लिमिट थी। ये एक ओपन स्कीम है क्योंकि एक्ट ने एक धारा डाल दिया 245 MA, उसके अंतर्गत चलेगी, तो ये कंटिन्यूसली चलेगी आपके पास हमेशा। और अगर कोई टैक्स पेयर इस स्कीम के अंदर आ ही नहीं रहा, मतलब एलिजिबल है ही नहीं, फिर भी किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट है और नोटिस आ जाता है या किसी भी तरीके का कोई उनको परेशानी है, तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ऐसा टैक्स पेयर कहां पर जा सकता है? देखिए स्वाति, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में जब असेसमेंट हो जाती है, आपको टैक्स लगा दिया, आपको पेनल्टी लगा दी, तो उसके बाद में हमारे पास एक पूरा मैकेनिज्म है। तो पहली जो अपीलेट अथॉरिटी होती है उसको कहते हैं सीआईटी अपील, यानी आप पहली अपील 30 दिन के अंदर अंदर सीआईटी अपील के पास में कर सकते हैं। आपको सीआईटी अपील ने ऑर्डर दिया, आपको लगा नहीं मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मुझे पूरा न्याय नहीं मिला, तो सेकंड अथॉरिटी थी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। आप 60 दिन में वहां पर भी अपील कर सकते हैं जब आपको ऑर्डर आ जाए सीआईटी अपील का। और थर्ड जो अथॉरिटी है वो हाई कोर्ट है। अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं हुए तो जो सबसे बड़ी अदालत है हमारी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप वहां जाकर भी रिलीफ ले सकते हैं। तो 4 लेयर का हमारा सिस्टम है किसी भी डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का। अगर आप इस स्कीम में नहीं आते हैं, जो आपका जो नॉर्मल कोर्स है इनकम टैक्स आयकर एक्ट में जो दे रखा है, आप उसका फायदा तो ले ही सकते हैं। बिल्कुल, एक और सवाल शामिल करते हैं शो में। वडोदरा से संजय कुमार जी हमें सवाल लिख रहे हैं सुनील जी, कि जैसा हम सबको मालूम है कि अब इस बार बजट 2022 में 80EEA की जो छूट होती थी नए मकान पर जो लोन लेते हैं, उसको एक्सटेंशन नहीं मिला, उसकी मियाद आगे नहीं बढ़ाई गई। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने शायद 31 मार्च 2022 से पहले 80EEA का बेनिफिट लिया था, तो अब ये कंफ्यूज है कि क्योंकि अब इसको एक्सटेंड नहीं किया गया है तो ये जो छूट थी इन्हें ये मिलती रहेगी। और साथ ही मैं थोड़ा सा आपसे चाहूंगी लोगों की समझ के लिए कि ये बेनिफिट किस प्रकार से आगे कंटिन्यू हो पाएगा और कैसे ये होम लोन पर छूट फायदेमंद है। देखिए स्वाति, सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो 80EEA की छूट थी वो एक एडिशनल बेनिफिट था होम लोन में। आपको जो नॉर्मल बेनिफिट मिलता है वो धारा 24 में मिलता है, जो 2 लाख रुपए की छूट आपको मिलती है हाउसिंग लोन की, और जो सब लेते हैं। सरकार ने नए मकान को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम लेके आए थे 80EE, पहले एक स्कीम हुआ करती थी, बाद में फाइनेंस एक्ट 19 में 80EEA आया था। और ये कहा था सरकार ने कि अगर आप 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच में आप मकान परचेज कर रहे हैं, लेकिन इसमें 3 कंडीशन थी कि वो जो मकान है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका पहला मकान होना चाहिए, वो फर्स्ट टाइम आप होम बायर होने चाहिए, और आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहिए जो कि इस पीरियड में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 में आपको मिलना चाहिए। तो लोगों को एक तो कंफ्यूजन है कि क्या हमको पूरा होम लोन की छूट बंद कर दी है? नहीं बंद की है जी। धारा 24 में 2 लाख की छूट आपको मिलती रहेगी। ये 1.5 लाख का एडिशनल बेनिफिट था जो जिसका सनसेट क्लॉज आ गया था 31 मार्च 2022 को, उसको बंद कर दिया गया है। दूसरा, लोगों को लगता है कि अगर मैंने क्योंकि 21-22 फाइनेंशियल ईयर में कोई चीज ली थी, ये मकान लिया था, लोन लिया था, उसकी छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? उसकी छूट आपको पूरी मिलेगी, और वो एक एडिशनल बेनिफिट है। 2 लाख प्लस 1.5 लाख यानी 3.5 लाख रुपए तक का अगर आपका होम लोन पे इंटरेस्ट है, लेकिन वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। एक बात और याद रखनी है, धारा 24 में जो आपको छूट मिलता है 2 लाख का, वो लोन चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, बैंक से हो, या किसी रिलेटिव से भी हो, प्राइवेट पार्टी से हो, तब भी छूट मिलती है। 80EA की छूट केवल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोन पर ही मिलती थी, बाकी छूट नहीं मिलती थी। जी, तो संजय जी, होपफुली आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। पुराने लोन पर आपको फायदा आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल समय इतना ही, इसलिए और ज्यादा सवाल फिलहाल शामिल नहीं कर पाएंगे। फिलहाल सुनील जी, आपका धन्यवाद करते हैं शो में शामिल होने के लिए। पर हाँ, आप अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें जरूर आप
अपना सवाल लिखकर भेजिए अपने नाम के साथ, अपने मोबाइल नंबर के साथ। हम अपने एक्सपर्ट के जरिए आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। तरीका फटाफट दिखा देते हैं कि किस तरीके से आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर 9582222666 पर सवाल भेजिए। व्हाट्सएप नंबर है हमारा @ZBusiness। ट्विटर हैंडल पर भेज सकते हैं। फेसबुक @ZBusiness ऑनलाइन पर भी सवाल भेज सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं moneyGuru@zmedia.slgroup.com पर।